Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the forces between the molecules of liquid. Let's start. In this video, we are going to discuss the second part of the states of matter जो कि है liquid से relevant. Liquid में कौन कौन सी forces exist करती हैं और we have intermolecular forces, we have intramolecular forces और intermolecular forces की different types को we are basically going to discuss in this video. और इनसे relevant जिस तरह से question पूछे जा सकते हैं वो questions भी हम discuss करेंगे. Let's start from the forces. तो बेटा दो तरह की फोर्सेस को हमने डिस्कस किया. नंबर वन, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस. But right now we will only discuss intermolecular forces जिसमें से आती है आपके पास dipole forces. We have ion dipole forces, dipole forces, Debye forces, London dispersion forces और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बेटा ये तमाम है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टाइप्स. ठीक है, ये हर तरफ से जो भी आपको ये पिंक कलर में हाईलाइटेड हेडिंग्स नजर आ रही हैं ये तमाम है इंटरमोलिकुलर फोर्स. ठीक है, तो बेटा इंट्रामोलिकुलर फोर्स में क्या आ जाता है? वी हैव आयोनिक बॉन्डिंग, वी हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग, वी हैव कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, दैट इज आल्सो नोन एज डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड. तो बेटा वो जो बॉन्डिंग्स है, दोज बॉन्डिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एटम्स, दीज forces are called as intramolecular forces. Or those forces which are present in between the molecules, these are called intermolecular forces. जो molecules के दरमियान में है. For example, बेटा HCl का molecule है, दूसरा भी HCl का molecule है. In these molecules we have attractive forces. वो attractive forces which are developed in between the molecules, these are called as intermolecular force. और अगर HCl का मॉलिक्यूल देखते हैं, वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव Cl, इनके दरमियान में देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो बेटा दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर फोर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टाइप्स. द फर्स्ट वन इज आयन डायपोल फोर्सेस. बेटा सबसे ज्यादा इनको स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये एक्चुअली हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर में ही डिसॉल्व हुए होते हैं. और इसके लिए एक अगर मैं स्टेटमेंट यहां पे मेंशन करूं कि आयोनिक बॉन्ड्स या आयोनिक कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो बेटा तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन मॉलिक्यूल्स में है, फॉर एग्जांपल NaCl है, यू हैव H2O, इन दोनों के दरमियान में जैसे ही आप NaCl वाटर में ऐड करते हो, NaCl इज अ सॉल्युबल सॉल्ट. बेटा ऑल द सॉल्युबल सॉल्ट्स दे विल हैव आयन डायपोल फोर्सेस क्योंकि वो बेटा अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, सो वी हैव आयंस. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द आयंस जो कि डिसॉल्व होने के बाद है, सो बेटा दैट इज कॉल्ड एज आयन डायपोल फोर्सेस. उन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो आयंस बनने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है, सो दैट इज आयन डायपोल फोर्स. द सेकंड वन इज Debye force, dipole induced dipole force, that is also known as dipole induced dipole force. Why it is called induced? या पहले एक कहा जा रहा है डायपोल बिकॉज बेटा एक मॉलिक्यूल इसमें होना चाहिए पोलर एंड द सेकंड मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन पोलर.
यानी कि डी बाय फोर्सेस आर डेवलप्ड in between the polar and non-polar molecules. Polar molecules which have positive pole and negative pole, उनको हम कह रहे हैं polar, ठीक है? That is polar. Due to the difference of the electronegativities, one atom in a molecule will carry partial positive charge, and one atom that is more electronegative in a molecule that will carry partial negative charge over it. तो बेटा वो पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है. तो एक मॉलिक्यूल पोलर है एंड द अदर मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? मोस्टली दे आर होमो एटम्स, एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल हैलोजेंस आप कह सकते हो, Cl2, Br2, ये तमाम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. नोबल गैसेस, दीज आर नॉन polar molecules. For example, you have helium, you have neon, you have argon, you have krypton, xenon. तमाम noble gases बेटा वो क्या है? Non-polar. तो we have to take one polar molecule and one non-polar molecule. तो बेटा उनके दरमियान में कौन सी forces exist करेंगी? Dipole, induced dipole forces. Polar की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हुई, उनके दो पोल्स है, दैट इज वाई डायपोल. अगर यहां पे आप वाटर को देखते हो, वाटर में हाइड्रोजन इज कैरिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज कैरिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो बेटा ये तो हो गई इसकी पोलैरिटी. दोनों हाइड्रोजन के एटम्स के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस पहले से ही मौजूद है. अब इनकी पोलैरिटी की वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उस पे इंड्यूस हो जाती है पोलैरिटी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्शन. ठीक है, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पोलैरिटी इंडक्शन हो जाती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स. ऑलराइट, सेकंड वन इज नॉन पोलर, वन इज पोलर. इस पे कोई चार्ज नहीं है. दिस वन इज हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. जो पोलैरिटी इसकी फॉर्मेशन में है, इनकी वजह से हीलियम पे भी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी. इट विल कैरी अ चार्ज ऑन इट. तो बेटा वो इंडक्शन हो गई. नाउ दिस इज द फैक्टर डी बाय फोर्सेस किस चीज पे अफेक्ट करती है? साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे. बेटा मॉलिक्यूल यहां पे यूज किया हीलियम, यू यूज्ड आर्गन, यू यूज्ड नियॉन. इन तीनों मॉलिक्यूल्स में से, तीनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में से बताओ सबसे ज्यादा साइज किसका है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल साइज इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स. बेटा नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से हीलियम से बड़ा साइज है नियॉन का, नियॉन से बड़ा साइज है आर्गन का. जितना बड़ा साइज होएगा डी बाय फोर्सेस भी उतनी ही ज्यादा होंगी. साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी बाय फोर्सेस. तो इट मींस आर्गन का साइज ज्यादा है, तो आर्गन और H2O के दरमियान में जो डी बाय फोर्सेस है वो भी ज्यादा डेवलप होंगी. तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये हुआ. ठीक है, आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस विच वन इज हैविंग स्ट्रॉन्ग डी बाय फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस? आपने देखना जिसका साइज बड़ा है. तो आर्गन इज greater in size, bigger in size, so that's why it is stronger than the remaining two options. Next point, बेटा जिसका साइज ज्यादा बड़ा होएगा that is more dissolved. ठीक है, तो यहां पे आप ये पॉइंट याद रख सकते हो. H2O में इन तीनों में से कौन सा ज्यादा डिसॉल्व होएगा? आर्गन more dissolve. All right. सो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा वो ही ज्यादा डिसॉल्व होएगा. सो दैट इज वन पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी. डी बाय फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी. अगर आपके पास नॉन पोलर हम फिक्स कर दें, फॉर एग्जांपल तीनों नियॉन है. नाउ वी हैव HF, वी हैव HBr, वी हैव HCl. Which one is more polar? कहां पे पोलैरिटी का डिफरेंस ज्यादा है? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होएगा दैट इज मोर पोलर इन नेचर. तो बेटा HF, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 4.0. ए लेवल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब ऐड हो चुकी है.
एफएससी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक पहले से ही मौजूद था। तो बेटा फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस इसी का क्रिएट होएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दैट्स व्हाई इट इज मोर पोलर इन नेचर। सो ज्यादा पोलैरिटी इनके दरमियान में होएगी, HF और नियॉन। HF में डिसॉल्व हो जाएगा, नियॉन सबसे आसानी से मोर डिसॉल्व होएगा, HBr में कम होएगा, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। सो आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस विच वन हैज मोर स्ट्रॉन्गर डी बाय फोर्सेस, HF एंड नियॉन। पॉइंट क्या यूज करोगे? पोलैरिटी का। होप सो इन दोनों MCQs को समझते हुए आपको ये रिलेशनशिप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। गॉट इट? ओके बेटा, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वी डिस्कस्ड आयन डाइपोल फोर्सेस, देन वी डिस्कस्ड डाइपोल फोर्सेस, आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डाइपोल फोर्सेस। बेटा यहां पे दोनों मॉलिक्यूल्स आपके पास डाइपोल होने चाहिए, एंड दिस इज परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव HCl का मॉलिक्यूल और दूसरा भी आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है, तो बेटा Cl is partial negative, H is partial positive, this H is partial positive and this Cl is partial negative. So dipole forces, this is dipole, this is dipole, when we will have two polar molecules, दोनों के ऊपर अपनी अपनी polarity इंड्यूस हो जाती है, तो डाइपोल फोर्सेस इसलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, HCl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में देयर इज डाइपोल फोर्सेस। तो किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? डाइपोल फोर्सेस होती क्या है? द पार्शियल पॉजिटिव एटम इन वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पार्शियल नेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। इनके दरमियान में जो ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, दैट इज शोइंग यू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी होगी बेटा? दैट इज कॉल्ड डाइपोल फोर्स। आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड कि बेटा HCl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। प्लीज रिमेंबर दीज एग्जांपल्स, ताकि आपको MCQ देखते ही पता चल जाए इसमें कौन सी फोर्स है। ईथर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ROR, R यानी कि अल्काइल ग्रुप, O सेंटर में आ जाता है और दूसरी साइड पे भी अल्काइल ग्रुप होएगा, दैट इज ईथर। अल्काइल हैलाइड्स, RX, दैट इज आल्सो नोन एज हैलोजिनो अल्केन्स। अल्काइल हैलाइड्स को हैलोजिनो अल्केन्स भी कहते हैं, RX। R could be any alkyl group, CH3, C2H5, C3H7। हैलाइड्स में कोई भी हैलोजिन हो सकता है, that could be क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपके पास CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है। These all molecules are having dipole forces. And the last one is carbonyl compounds. Carbonyl compounds जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, एंड कार्बोनाइल ग्रुप इज दिस वन, CO ग्रुप, यानी कि कीटोन और एल्डिहाइड्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं। सो बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स में भी कौन सी फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है? डाइपोल फोर्स। तो अगर आपको कोई एग्जांपल दी जाती है जिसमें दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर हुए और इनमें से कोई एग्जांपल मेंशन है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डाइपोल फोर्सेस की एक एग्जांपल आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, यहां पे दो फैक्टर्स भी हैं। द वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्ट्रेंथ के साथ क्या ताल्लुक है? स्ट्रेंथ किसकी? डाइपोल फोर्सेस की। और डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस कितना कम है, कितना डिस्टेंस ज्यादा है, ये भी दूसरा फैक्टर है दैट एक्सप्लेन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल फोर्सेस। तो बेटा पहले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। बेटा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होएगा उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी होती है, और जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होता है उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उस बॉन्ड की। डाइपोल फोर्सेस यहां पे स्ट्रेंथन होएगी व्हेन देयर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस।
यहां पे आपके पास एग्जाम्पल है, वी हैव HCl, वी हैव HBr, वी हैव HI। तो बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस में होएगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर मैं हैलोजेंस की बात करूं, वी हैव फ्लोरीन, वी हैव क्लोरीन, वी हैव ब्रोमीन, वी हैव आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट मींस कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्लोरीन उससे कम होता है, ब्रोमीन उससे भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसमें से, इस पीरियोडिक टेबल में, इस ग्रुप से, हैलोजन के ग्रुप में से। तो Cl और H इज 2.2, वो तो फिक्स है वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पहले में सबसे ज्यादा आएगा। सो बेटा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, सो इट्स dipole force is stronger than HBr and HI. Is this point clear? अगर इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बेटा इन although जब ये एक्वियस स्टेट में होते हैं, these are called, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? पोलर हैं, तो ये एसिड्स होते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये गैसियस स्टेट में, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, या HI ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो आंसर इज HI, स्ट्रॉन्ग एसिड। विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड? HI। रीजन क्या है बेटा? ऑल दोस molecules, all those substances which can easily dissociate their hydrogen ions in an aqueous solution, वो होते हैं strong acids which completely ionizes। ठीक है, तो HI बहुत आसानी से अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, डिसोसिएट करेगा, so that's why we can consider as a strong acid out of these three options। लेकिन अगर इन तीनों में से हम पूछते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, that is HCl, बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो बेटा यहां पे आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इन तमाम इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस के साथ रिलेट करना होगा। स्ट्रेंथ अगर आपको पता चलती है, उसके फैक्टर्स को किस तरह से रिलेट करना है आपने आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, उनकी डेंसिटी के साथ, उनके बॉइलिंग पॉइंट के साथ, एज वी डिस्कस द रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स और इनका बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या रिलेशन है। सो इसी तरह से आपने डिफरेंट एग्जांपल्स को भी अंडरस्टैंड करना है। जिसकी डायपोल फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होएगा। तो यानी कि डायपोल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट एज वेल, नॉट जस्ट डायपोल फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोई भी होंगी इज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होएगा जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होएगी। सो बेटा आफ्टर दैट वी आर हैविंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज instantaneous dipole induced dipole forces, IDID forces, IDID forces। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है, लंडन फोर्सेस भी कहा जाता है इनको, क्योंकि लंडन फ्रिट्ज ने इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, इनको इंट्रोड्यूस करवाया और बताया कि दीज फोर्सेस आर एग्जिस्टिंग इन बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। किसने? लंडन फ्रिट्ज ने। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लंडन फोर्सेस है एग्जिस्ट करती है, और दिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, सबसे ज्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी है? दैट इज लंडन फोर्सेस। बेटा एक रिलेशनशिप याद रखो, अगर परमानेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो दैट वुड हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग। अगर इंड्यूस्ड डायपोल है, परमानेंट इंड्यूस्ड डायपोल है, तो वो उससे कम होएगी। अगर इंस्टेंटेनियस यानी कि टेम्पररी डायपोल फोर्सेस हैं, टेम्पररी
इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं तो बेटा उनका बॉइलिंग पॉइंट या उनकी स्ट्रेंथ सबसे कम होएगी। सबसे पहले परमानेंट, फिर इंड्यूस्ड और फिर टेम्पररी इंड्यूस्ड। ठीक है, सो इनका रिलेशनशिप इस तरह से याद रख सकते हो आप। वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किन के दरमियान में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, किन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है बेटा? हैलोजेंस में, नोबल गैसेस में, एल्केन्स में स्पेसिफिकली। ये तीन ग्रुप्स सीरीज इनको याद रखिएगा। हैलोजेंस में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, नोबल गैसेस के मुकम्मल ग्रुप में ये सिग्निफिकेंट है बिकॉज दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर वी आर ऑल्सो हैविंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में भी लंडन फोर्सेज आर सिग्निफिकेंट, ऑक्सीजन में भी, ओजोन के मॉलिक्यूल में भी, बिकॉज दीज ऑल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। P4 में भी, P4 इज फॉस्फोरस, S8 दैट इज सल्फर। इन तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, होमो एटम्स आर मोस्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मोस्टली। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो वो तमाम मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही हो। यहां पे तीन क्वेश्चंस यहां पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। हीलियम है, यू हैव नियॉन, यू हैव आर्गन, यू हैव क्रिप्टन। बेटा इन क्वेश्चंस को करते करते हम ओवरऑल मुकम्मल कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप्स डिस्कस करेंगे लंडन फोर्सेस के। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के साइज इंक्रीज करता है। सो इफ वी हैव हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ने की वजह से बेटा यहां पे डिस्टॉर्शन ज्यादा होएगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोलराइजेबिलिटी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, लंडन फोर्सेस इंक्रीज कर जाती हैं। तो सबसे ज्यादा बेटा लंडन फोर्सेस किस में हुई? क्रिप्टन में। ऑलराइट, अगर यहां पे हैलोजन का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यू हैव F2, यू हैव Cl2, यू हैव Br2, यू हैव I2, दीज आर द मॉलिक्यूल्स यू आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। एग्जाम टाइप क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, बताएं इनमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? आप कहोगे लंडन फोर्सेस है। ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? बेटा बॉइलिंग पॉइंट का भी आपको बताया, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथन होती हैं। तो इफ Cl2, F2, Br2, I2 में से I2 का साइज बड़ा है तो उसके इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होएगी, तो लंडन फोर्सेस I2 में ज्यादा है। सो I2 में लंडन फोर्सेस के ज्यादा होने की वजह से इट हैज स्ट्रेंथन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट I2 का ज्यादा होएगा। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड, वी हैव एल्केन्स। बेटा यहां पे आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लंडन फोर्सेस। पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एल्केन्स की सीरीज में फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज इंक्रीजेस। साइज के इंक्रीज होने की वजह से, साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है? नंबर ऑफ एटम्स के बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स के बढ़ने की वजह से द साइज इंक्रीजेस। साइज के इंक्रीज होने की वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इंक्रीज होती जाएंगी। सो विच वन हैज स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस? तो विल से C4H10। और अगर C4H10 में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा क्या होएगा? स्ट्रॉन्ग होएगा, ज्यादा होएगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट।
गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके जी, लास्ट वन, H2O3 P4 S8, these are the molecules, होमो एटम्स हैं, लेकिन आप एटॉमिसिटी यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो, H2 है, O3 है, P4 है, S8 है. बेटा एटॉमिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. तो सबसे ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पर किस में होंगी? S8 के मॉलिक्यूल में. ओके, आउट ऑफ दीज फोर, एटॉमिसिटी जिसकी बढ़ती जा रही है, एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. H2 है, O3 है, P4 है, S8 है, तो सबसे ज्यादा एटम्स S8 में हैं. सो दैट्स व्हाई इट हैज ग्रेटर लंडन फोर्सेस. ग्रेटर लंडन फोर्सेस है, स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होएगा. ओके जी, नाउ वी हैव कवर्ड दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस थी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? द बॉन्ड वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस द टर्म द बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन. बेटा लेकिन वो HCl में भी तो होता है, HCl में भी तो हाइड्रोजन का ही तो बॉन्ड है, लेकिन दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स. दिस इज ऑल्सो नोन एज यूनिक डायपोल फोर्सेस. ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन तो मौजूद है, लेकिन जस्ट इन 3 एटम्स के साथ इनकी जो फोर्सेस होंगी कैन डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वो कौन से एटम्स हैं? हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ. बेटा अगर नाइट्रोजन के साथ आप एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हो, तो आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर अमोनिया, NH3. दिस इज वन मॉलिक्यूल. एक और अगर आपके पास मॉलिक्यूल है NH3 का, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डेवलप हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. HF के मॉलिक्यूल्स, या in this example you can see the hydrogen bonding, how hydrogen bonding is developed. This is HF molecule, this is HF molecule, this is HF molecule that is having zigzag structure इसका याद रखते हैं, HF का that is zigzag structure. इनके दरमियान में you can see the dotted lines. बेटा ये रिप्रेजेंट कर रही है हाइड्रोजन बॉन्ड को. ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड को. तो हाइड्रोजन बॉन्ड is developed in between the molecules because this is also a type of intermolecular force. Intermolecular forces वो forces जो molecules के दरमियान में exist करती है. तो HF के दरमियान में जो forces of attraction है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. बेटा why nitrogen, oxygen and fluorine with the hydrogen can create hydrogen bonding? रीजन क्या है? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए देयर आर 3 कंडीशंस. वो 3 कंडीशंस क्या है? नंबर 1 कि एटम का साइज स्मॉल होना चाहिए उसकी गैसियस स्टेट के लिए, स्मॉलेस्ट साइज. नंबर 2 इट मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए. नंबर 3 लॉन पेयर्स होने चाहिए. तो बेटा दीज आर द 3 कंडीशंस जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन तमाम एटम्स के दरमियान में हाइड्रोजन के साथ हो सकती है जो स्मॉल साइज होए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होए और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, और लॉन पेयर उनके पास होने चाहिए. तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दीज आर स्मॉल साइज एटम्स. दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जिनका साइज स्मॉल होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली ज्यादा ही होती है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है. तो ये आपके राइट साइड के नॉन मेटल्स में ही आ जाती हैं, और नॉन मेटल्स, स्मॉल साइज नॉन मेटल्स, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही होती है. लॉन पेयर्स, दे हैव लॉन पेयर्स, और HF में फ्लोरीन हैज लॉन पेयर्स, नाइट्रोजन also having lone pair, oxygen के पास there are 2 lone pairs. तो बेटा हर मॉलिक्यूल में जो एटम्स यूज हो रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन,
तीनों के पास लोन पेयर्स भी हैं. सो these are the atoms which following these three conditions, इसलिए इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है. आगे आपके पास है यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल. बेटा इनके अलावा लेट मी हाईलाइट फ्यू एग्जांपल जो MD-CAT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है. आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है या नहीं, किन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनमें होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. डायपोल फोर्सेस जिनमें होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होता है. तो बेटा लंदन फोर्सेस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ही ज़्यादा कम होएगा. तो ये एक रिलेशनशिप याद रखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, डायपोल फोर्सेस उससे कम है, लंदन फोर्सेस सबसे कम है. तो इन तीनों का रिलेशनशिप MD-CAT में ज़्यादातर ऑब्जर्व किया गया है. तो बेटा अगर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे डिस्कस करूँ कुछ, तो इफ़ यू हैव H2SO4, अगर ये वाटर के साथ इसका रिलेशनशिप आप ऑब्जर्व करते हो, H2SO4 यू हैव सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर के साथ दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. HNO3 वाटर के साथ कैन क्रिएट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सिमिलरली आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है FSC का भी और A लेवल्स में भी ये क्वेश्चन असेस किया जाता है सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट से. बेटा वाई एसिटिक एसिड, वाई एथेनोइक एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. रीजन क्या है? COOH, that is the sign of carboxylic acids. बेटा carboxylic acids का representative sign COH. Small size carboxylic acids can dissolve in water due to the hydrogen bonding, यानी कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है. ROH, that is alcohol. अगेन यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अल्कोहल डिसॉल्व्स इन वाटर. रीजन क्या है? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यानी कि जब बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर जाती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में इंटरेक्ट कर जाते हैं और वो सॉल्यूबल हो सकते हैं. सो ROH, दैट इज अल्कोहल, अल्कोहल डिसॉल्व्स इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बेटा यू हैव नाइलॉन, यू हैव कार्बोहाइड्रेट्स. नाइलॉन आप you can easily observe बायोमेडिकल साइंसेस के साथ किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर रिलेट करती है. DNA का कॉन्सेप्ट, RNA का कॉन्सेप्ट. बेटा DNA और RNA में वी हैव प्रोटीन्स, वी हैव नाइट्रोजनियस बेसिस. तो बेटा जो नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. एडिनिन, थायमीन, गवानीन, साइटोसिन. तो बेटा ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन देम, जिसकी वजह से मुकम्मल DNA का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो सकता है. तो नाइलॉन इज ऑल्सो हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में वी हैव सैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स. सैकराइड का मतलब होता है शुगर. मोनोसैकराइड्स जिसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज. ठीक है. डाइसैकराइड्स जिसमें टू शुगर के मॉलिक्यूल्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर. फॉर एग्जांपल यू हैव डाइसैकराइड्स में यू कैन से सैक्रोज. ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल. पॉलीसैकराइड्स में व्हेन देयर आर मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर तो दे कैन मेक पॉलीसैकराइड्स. बहुत सारी शुगर के मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइन करते हैं तो वो पॉलीसैकराइड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाती हैं जी स्टार्च जो कि टेस्टलेस होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी सॉल्यूबल हैं इन द वाटर. और यहाँ पे हम मोस्टली डिस्कस कर रहे होते हैं ग्लूकोज को, सक्रोज को. तो सॉल्यूबल इन वाटर क्यों है? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वाई शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो बेटा यहाँ पे ये कम से कम मॉलिक्यूल्स आपको याद होने चाहिए. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें एग्जिस्ट कर रही होती है. H2O के मॉलिक्यूल को अगर हम डिस्कस करते हैं, H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें बॉन्डिंग किस तरह से एग्जिस्ट कर रही होती है. H2O इज हैविंग V शेप मॉलिक्यूल, या आप ये कह सकते हो बेंट है, बट इट इज बेटर टू
राइट डाउन द वी शेप मॉलिक्यूल ऑफ H2O और एंगल इसका होता है दैट इज 104.5. रीजन क्या है बेटा? दैट इज टेट्राहीड्रल इन शेप. टेट्राहीड्रल में 109.5 एंगल होता है. बट ऑक्सीजन इज हैविंग 2 lone pairs. ऑक्सीजन इज हैविंग 2 lone pairs. तो इन लॉन पेयर्स की वजह से बेटा साइज रिड्यूस हो जाता है, एंगल रिड्यूस हो जाता है. तो एक लॉन पेयर की वजह से इट कम्स ओवर 107, 107.5 इसके आसपास आ जाता है. 2 लॉन पेयर्स हैं, फर्दर डिक्रीज हो जाता है 104.5 पे इसका एंगल आ जाता है. सो वाटर की शेप और वाटर का एंगल. होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ. तो वाटर से ही बेटा आगे आइस भी बनाई जा सकती है. और कौन सा टेम्परेचर यूज किया जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? दैट इज वाटर. 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? दैट इज आइस. ऐसे ही है जी. तो बेटा व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? रीजन क्या थी? जो लेस डेंस होती है दे विल कम ओवर द सरफेस. तो आइस फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर. रीजन क्या थी? क्योंकि जो हल्की चीज होती है विच इज लेस डेंस दैट कम्स ओवर द सरफेस. तो बेटा इफ आइस कम्स ऑन द सरफेस इट मींस इट हैज लो डेंसिटी. लो डेंसिटी. आइस की डेंसिटी लो है. बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला तो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. इट मींस कि अगर डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम इसका ज्यादा हो जाता है. दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो बेटा मस्ट रिमेंबर दिस स्टेटमेंट कि 9% वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है और डेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो 9% वॉल्यूम व्हेन इंक्रीजेस द डेंसिटी डिक्रीजेस. तो इसका मतलब है वॉल्यूम यहां पे कम है तो ग्रेटर इसकी क्या होगी? डेंसिटी. गॉट इट? तो ये एनोमलस बिहेवियर में आ जाते हैं. बेटा व्हाट विल हैपन इफ वी विल चेंज द प्रेशर, इफ वी विल चेंज द टेम्परेचर? तो किस से किस स्टेट में कन्वर्ट होएगी? आइस कब होएगी? डेंसिटी कब होएगी? तो लेट डिस्कस दिस थिंग कि ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो क्या होएगा? व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सब्सटेंस जो होएगा दैट इज वाटर. और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो लो टेम्परेचर पे क्या होती है? आइस. दैट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आप जनरल IQ से भी ये कर सकते हो. बट प्रेशर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है. आई एम रिलेटिंग दिस कॉन्सेप्ट विद वॉल्यूम के साथ रिलेट करते हुए डेंसिटी पे आ जाएंगे. बेटा अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. ये गैसेस के लिए लॉ था कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. लेकिन लिक्विड्स में कुछ ना कुछ इसकी सिग्निफिकेंस आ जाती है. अगर प्रेशर आपने इंक्रीज किया वॉल्यूम उसका कुछ डिक्रीज करेगा. ऑल्दो दैट इज नॉट फॉलोइंग द चार्ल्स लॉ. व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीज हुआ. अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इट मींस दैट इज वाटर क्योंकि डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. So when the pressure increases तो उस स्टेट में क्या होता है? वाटर फॉर्मेशन होती है. अगर प्रेशर डिक्रीज करते हो तो देन यू विल हैव एन आइस. गॉट इट? दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे इसी तरह से रिलेट करवा सकते हो. व्हेन यू विल डिक्रीज द प्रेशर पार्टिकल्स उसके ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर देंगे. स्पेस अगर बढ़ रही है तो वो आइस की फॉर्मेशन है. ठीक है? और अगर प्रेशर बढ़ा दिया है, प्रेशर बढ़ाने का मतलब है कि आपने
कम रीजन ऑक्यूपाई करवाया है, अगर वॉल्यूम कम हो गया है तो डेंसिटी बढ़ गई है, दैट इज़ वाटर. सो इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट पे कौन कौन से फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, इवेपोरेशन क्या होती है, वेपर प्रेशर क्या होता है, यहाँ से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वाटर से ही हम बाकी टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे. और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss all those concepts and we will complete the liquids chapter inshallah. Thank you very much.